हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी लोगों का लक्ष्य 120 सीरीज में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करना है अपने आने वाले प्रीलिम्स के पेपर के लिए, जीएस प्रीलिम्स पेपर 2026 के लिए। किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, ट्रेंड कैसे देखना है, ट्रैप्स कैसे देखने हैं, नोट मेकिंग कैसे करनी है, उसका रिवीजन कैसे करना है। एंड आई विल ऑल्सो शो यू माई नोट्स, हाउ आई मेड माई नोट्स, है ना। तो वो देखेंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है इम्पॉर्टेंट होती जा रही है हमारे प्रीलिम्स के लिए। पहले ऐसा होता था कि फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत कम आते थे, है ना। 2020 से 2023 तक जो क्वेश्चंस थे वो शायद एक या दो आते थे हर साल, है ना। तो उससे जो है रिलेवेंस इसकी बहुत कम हो गई थी फिजिकल ज्योग्राफी की। बट रिसेंटली 2024 में और 2025 में, है ना, 5 से 6 क्वेश्चंस आए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से आए हुए हैं। तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको प्रॉपर अटेंशन देनी पड़ेगी ज्योग्राफी को, अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन मतलब ये होता है कि 12 नंबर आपके, है ना। और अगर ओवरऑल ज्योग्राफी की बात करें तो 7 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं मैप को मिला के, है ना। मैप भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, कि मैप के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रिवर का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर माउंटेन रेंजेस का कोई क्वेश्चन आ गया, इंडिया के माउंटेन रेंजेस का कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से अपन को सोर्सेज को अप्रोच करना है, पीवाईक्यू कैसे देखना है, और नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर को। सो हेयर इज अ ब्रीफ अबाउट मी। हेयर इज माय मार्कशीट ऑफ 2021, 2022 एंड 2023 एंड 2025। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज में हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ना। एनसीईआरटी ही है ज्योग्राफी में। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपका जो है सारा काम सॉर्ट हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एक चीज आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटीज ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़नी कौन सी है, ये डाउट रहता है लोगों का। तो क्लास 11th की दो एनसीईआरटी हैं। एक तो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है ना। वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिक फिनोमिनाज हैं उसके लिए आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर एक है इंडिया। इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो इस वाली बुक से पढ़नी है आपको। जो इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया का जो है मॉनसून, इंडिया का क्लाइमेट, है ना, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो सब अपन को इस वाली बुक से कवर करनी है। तो ये दोनों जो बुक्स हैं आपकी, वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है। ये सब दोनों बुक्स जो है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ये ज्योग्राफी जो आपकी वर्ल्ड की है उसके लिए, और जो ज्योग्राफी इंडिया की है उसके लिए ये वाली बुक है। तो दोनों बुक्स को रेफर करना है। और फिर आपकी आ जाती है ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, है ना। ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की ये दोनों एनसीईआरटीज हैं, वो आपको पढ़नी है। ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपको एक मैप चाहिए, ओरिएंट ब्लैक स्वेन का एटलस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना हमारे मैप से आते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जिससे आप प्रॉपरली स्टडी कर सको अपने मैप्स को। तो ये आपके सोर्सेज रहेंगे बाय एंड लार्ज। आपकी 4 एनसीईआरटी, 1, 2, 3 एंड 4, और आपका एक मैप। बस आपको ये 5 सोर्सेज पकड़ने हैं ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यही आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। इसके अलावा आप देख लेते हैं हम लोग कि जो है क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे हैं यूपीएससी ने, है ना। क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है यूपीएससी का और कैसा ट्रेंड है। अब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, है ना। शायद मुझे लगता है एनसीईआरटी का सेकंड या थर्ड चैप्टर जो है ना, जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, तो उसका सेकंड या थर्ड चैप्टर ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर है। तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। वो हम अभी नोट्स देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप का आपको नोट्स बनाने हैं और कैसे अप्रोच करना है, वो हम देख लेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। और जो आपके गोल्ड डिपॉजिट्स हैं घाना में, वो ब्राज़ील के प्लेट्यू से जो है साइड बाय साइड मैच होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है, एज इट इज, है ना। वो हम देखेंगे अभी आगे अपने नोट्स में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड, कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर, ये ज़्यादा है इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज
देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। अब डस्ट पार्टिकल्स कहाँ ज़्यादा होंगे? जहाँ पर ड्राई विंड्स होंगी, है ना? जहाँ पर ड्राई विंड्स होंगी, वहीं पर आपके जो है डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। जहाँ मॉइस्चर होगा, तो वहाँ डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे? वहाँ तो डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हमने ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है हमको, तो हमें ऑन द फेस ऑफ इट ही पता चल जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट जो है दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा है ना? जब डस्ट पार्टिकल की बात होगी तो डस्ट पार्टिकल कहाँ होगा? डस्ट इज इक्वल्स टू ड्राई, है ना? तो डस्ट इज इक्वल्स टू ड्राई, तो मतलब जितनी ज्यादा डस्ट होगी उतना वो ड्राई एरिया होगा, है ना? उतना ही ज्यादा ड्राई एरिया होगा। तो यहाँ पे लिख रखा है कि लेस ड्राई विंड्स, तो ये बिल्कुल एकदम गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है ये एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है ना, इस टाइप की यूपीएससी ट्रैप सेट करता है आपके लिए, जिससे आप उस ट्रैप में फंस जाओ और आप अपने जो है आंसर्स को गलत मार्क कर दो। यूपीएससी बोलता है पहले स्टेटमेंट में कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इसका मतलब क्या है? जिस बच्चे ने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, या फिर कोई नॉर्मल आदमी है, कॉमन आदमी है, उसने अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो उसको क्या लगेगा कि हाँ यार, ये स्टेटमेंट एकदम सही लग रहा है। अगर सन से जो रेज आती हैं, उनको लगता है कि सन से जो रेज आती हैं उसी की वजह से जो है हीट रहती है अर्थ पे, ना कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसकी वजह से। अब जो कॉमन आदमी है उसके लिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अब जब जिसने कॉन्सेप्चुअली ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, उसको पता चलेगा कि नहीं यार, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं होती हीटिंग, है ना? मैक्सिमम जो हीटिंग होती है वो अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होती है। जो अर्थ से टेरेस्ट्रियल हीटिंग निकलती है, उससे जो है अर्थ में हीटिंग होती है। फिर आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसके लिए ओपेक होती हैं, तो उससे हीटिंग होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ज्योग्राफी की कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ोगे, तब आपको इस बात का आइडिया लगेगा। और यूपीएससी ये जनरली फ्रेम करता है कि जब आप एग्जाम के प्रेशर में होगे ना, तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ोगे और ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा कि यार एकदम सही स्टेटमेंट बनाया है यूपीएससी ने, ये तो होता ही है, यही सही बात है। फिर आप इसको करेक्ट मार्क कर दोगे और आपका आंसर जो है एकदम गलत हो जाएगा। इसी तरीके का यूपीएससी ट्रेंड फॉलो करता है। अब सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, आपको फेस ऑफ द इट लगेगा कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम गलत है ना? अब जैसे अपन ने पढ़ा है, आपका ट्रोपोस्फेयर पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा है, मीसोस्फेयर पढ़ा है, एग्जोस्फेयर पढ़ा है हमने, है ना? ये आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयरिंग होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसको बोलते हैं, ये इस मतलब 4 चीज़ों में डिवाइड होता है एटमॉस्फेयर जो होता है आपका। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि थिकनेस ऑफ, जो आपकी एटमॉस्फेयर की थिकनेस होती है, जो आपकी ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है, वो इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। अब हमें क्या लगेगा कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी थिकनेस जो है इक्वेटर पे कम होनी चाहिए। अब वो हमको क्यों लगेगा कम होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ तो जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो है थिकनेस कम होनी चाहिए। फेस ऑफ इट पे लगेगा ये वाली बात कि यहाँ पे थिकनेस कम होनी चाहिए और पोल्स पे ज़्यादा होनी चाहिए। पर होता इसका जस्ट अपोजिट है ना? जस्ट अपोजिट होता है। इक्वेटर पे जितना ज़्यादा हीटिंग होगी, जितनी हीटिंग होगी, उतना लो प्रेशर बनेगा, और जितना लो प्रेशर बनेगा, उतना आपका जो है विंड ऊपर जाएगी, उतनी विंड ऊपर जाएगी। तो इक्वेटर पे क्या होता है कि विंड बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और ट्रोपोस्फियर जो है वहाँ पे मैक्सिमम रहता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपके पोल्स में। पोल्स में क्या होता है? पोल्स में ये होता है कि भाई टेम्परेचर जो है आपका वो कम होता है, टेम्परेचर जनरली लो होता है। अब लो होगा तो विंड जो है बहुत कम ऊपर जाएगी, तो वहाँ का जो ट्रोपोस्फेयर रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा व्हेन कंपेयर्ड विद द इक्वेटर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है और आपके लिए ट्रैप को सेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें ये जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो आप एटमॉस्फेयर का या फिर क्लाइमेट का जो चैप्टर पढ़ोगे आप फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से, उससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। तो जब आपने हीट बजट पढ़ा होगा, या फिर जब आप हीट बजट पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि कैसे अर्थ जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है।
थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना उनको बुरा बताया जा रहा है, या फिर जितना बुरा वो बोली जा रही है उतनी बुरी नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं अर्थ के सर्वाइवल के लिए, पर उनका एक्सट्रीम जो होता है, एक्सट्रीम तो हर चीज़ का बुरा होता है। अगर कोई चीज़ मिडिल में रहे तो वो बहुत अच्छी है, किसी चीज़ का डेफिशिएंट होना वो भी बुरा है, और किसी चीज़ का एक्सेस में होना वो भी बहुत बुरा है। पर ग्रीन हाउस गैस अगर बीच में रहे, मिडिल पाथ में रहें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के सर्वाइवल के लिए। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज ही होती हैं जो इनकमिंग सोलर सोलर जो रेज होती हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंट रहती हैं, पर जब आउटगोइंग सोलर रेज जाती हैं, जब सोलर रेज नीचे से अर्थ की सरफेस से टकरा के वापस जा रही होती हैं, तो उसको वो ब्लॉक कर लेती है, उसको वो ओपेक रहती है उसके लिए। तो इससे जो है हीट जो है ट्रैप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारे यहाँ पे जो अर्थ है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने से बच जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसमें इसी तरीके से जो है स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है आपको, और इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो है 3 टाइप की फोर्सेस होती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और आपकी कोरियोलिस फोर्स होती है। इनका क्या रोल है वो भी एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से ही है कि 21 जून को जो आपकी सनलाइट है वो कहाँ ज़्यादा रहती है, 12 आवर्स से मोर देन जो है कहाँ ज़्यादा रहेगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मैपिंग सेक्शन है ना, ओरियन ब्लैक स्वैन में मैप्स किस टाइप से आपको पढ़ने हैं, है ना। अब जैसे मैप, इंडिया का जो मैप है इसको इस तरीके से पढ़ना है आपको कि अब जैसे एक बार 2023 में क्वेश्चन आया था अमरकंटक प्लेट्यू से लेके, और जो है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो जो जितने भी आपके हिल्स हैं, जो प्लेट्यूज हैं, वो आपको एक बार अच्छे से डिटेल में एक बार देख लेने हैं कि कौन सा हिल, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पड़ता है, किसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, किस स्टेट में पड़ता है ना। अब जैसे बालाघाट रेंज कहाँ पड़ती है, महादेव हिल्स कहाँ पड़ते हैं, माइकाल रेंज कहाँ पड़ती है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जैसे नल्ला मल्ला हिल्स हैं वो कहाँ पड़ते हैं, नीलगिरी हिल्स कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। डाफला हिल्स कहाँ है, मिसमी हिल्स कहाँ पड़ते हैं, है ना, गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पड़ते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना। और आपके ओरियन ब्लैक स्वेन के मैप में ही काफ़ी डिटेल में ये दे रखा है। ये वाला जो मैप है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ज्वार एंड रागी हो गया, आपका जो है बाजरा हो गया, बारले हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गई, जितनी भी डिफरेंट क्रॉप्स हैं, है ना, चाहे वो फूड क्रॉप्स हों या फिर वो कमर्शियल क्रॉप्स हों, दोनों क्रॉप्स इसमें काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखी हैं कि जो मेजर एरियाज हैं, इनके मेजर क्रॉपिंग एरियाज कौन से हैं, तो वो आपको इससे इसका आइडिया लग जाएगा। फिर बाकी आप जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो फिर उससे आप उसको नोट कर सकते हो। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी डिटेल में मेंशन है सारी क्रॉप्स वगैरह, सॉइल्स वगैरह, तो वो आप यहाँ पे अपने मैप में प्लॉट करके, जिससे आपका रिवीजन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं बाकी। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैप में, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। मैंने एक तो आपको बताया कि प्लेट्यू का क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लेट्यू कहाँ पड़ता है, फिर एक रिवर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा जो है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, जो है वेस्ट टू ईस्ट कौन सी हैं, वेस्ट टू ईस्ट में मुझे बता दो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। इसी तरीके से आपको जो है आपके मिनरल्स के बारे में एक मैप दे रखा है इसी में, ओरिएंट ब्लैक स्वान में, वो भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है ना। अब जैसे ये मैंने जो एक क्वेश्चन आया था 2023 में, है ना, 2023 में एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने इसी से सॉल्व किया था, इसी वाले मैप से। तो इस तरीके से आपको मैप को डिटेल में पढ़ना है। आगे देखते हैं, और ये मैं आपके लिए 9th चैप्टर पे आ गया हूँ एनसीईआरटी की, जो एक आपकी ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक है, उसका 9th चैप्टर है, जो कि सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है। बाकी मैं आपको अपनी एनसीईआरटी भी बताऊंगा कि मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ी थी और उसके नोट्स कैसे बनाए थे। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को अप्रोच करना है। अब यहाँ सोलर रेडिएशन दे रखा है एज अ टॉपिक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर रेडिएशन होती क्या है ना। जो अर्थ की सरफेस है वो सोलर रेडिएशन को कैसे रिसीव करती है, इंसोलेशन क्या होता है, अल्बीडो क्या होता है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इतनी वेरिएबिलिटी क्यों है, जो अर्थ में इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो किसी रीजन पे ज़्यादा होती है, किसी रीजन पे कम होती है ना। नदर्न हेमिस्फीयर में कभी ज़्यादा होती है, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होती है, तो उसका रीज़न क्या है,
उसके क्या फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से एनसीईआरटी को कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना है। और हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे होता है ना, कंडक्शन क्या होता है, आपका एडवेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। फिर उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि अल्बीडो क्या होता है ना, मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया था मैंने स्टार्टिंग में ही, कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बोलते हैं इंसोलेशन, है ना। अब जब रेडिएशन बाहर जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, उसको बोलते हैं अल्बीडो, है ना। तो ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब अर्थ का जो हीट बजट है उसको कैसे अर्थ मेंटेन करती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो डायग्राम जो दे रखा है उसमें काफ़ी अच्छे से आपको जो है रिप्रेजेंट कर रखा है कि अर्थ जो है अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। फिर क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है ना। टेम्परेचर जो है हर जगह सेम नहीं होता, किसी जगह जो है आपका 25 डिग्री है, किसी जगह 35 डिग्री है, किसी जगह 16 है, किसी जगह 5 भी है। तो इतना वेरिएशन कैसे है, अर्थ तो एक ही है, अर्थ तो एक ही गोला है आपका जो है अर्थ एक ही गोला है, तो फिर हर जगह डिफरेंट टेम्परेचर्स क्यों है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्यों डिफरेंस है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों डिफरेंट है ना, ओशियंस में क्यों डिफरेंट है, लैंड पे क्यों डिफरेंट है, इतना डिफरेंस क्यों है। तो इसका कॉन्सेप्चुअल रीजंस है जो आप अगले आने वाले लेक्चर्स में वो आप उस चीज़ को समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। इस तरीके से आपको समझना है। और यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अच्छा आइसोथर्म्स, अच्छा एक आइसोथर्म से क्वेश्चन आया था। अगर आपको मतलब ही नहीं पता कि आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, आइसोबार का मतलब क्या होता है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। अब आइसोथर्म का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आइसोथर्म का मतलब क्या है। फिर उसके बाद आपको इसको मैप को पता होना चाहिए, इस मैप को रीड कैसे करना है, इन लाइन्स का मतलब क्या है, क्या यही आइसोथर्म्स है, क्या ये बैंड हो रही है यहाँ, क्यों बैंड हो रही है यहाँ, है ना। तो यहाँ पे क्यों बैंड हो रही है ये, और इधर ये साउथ में बैंड हो रही है, इधर नॉर्थ में बैंड हो रही है, तो ये क्या डिफरेंस है, क्यों है ये डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। इस तरीके से इस मैप को भी स्टडी करना है। तो ये बस आपका इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और आपका काम सॉर्ट हो जाएगा। बाकी हमारा एक एनसीईआरटी का कोर्स भी है, वो भी आप एक बार देख सकते हो अगर आपको लेना है। अगर वो कोर्स, इसमें एनसीईआरटी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप इस अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, इसमें नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप ये कोर्स एक बार देख सकते हो। बाकी ये मेरी एनसीईआरटी है, इस तरीके से मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके बाद अपने नोट्स को बनाना है। अब नोट्स कैसे बनेंगे वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, है ना। अब जैसे अर्थ के ओरिजिन की बात है, अर्थ के ओरिजिन की बात है तो बिग बैंग से स्टार्ट होगा, है ना। बिग बैंग किसने दिया, ये थ्योरी दी किसने थी, एडविन हवल ने दी थी, 1920 में दी थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, और ये यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कैसे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अब जैसे स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है ना, प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, अब इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ये भी मैंने सिंपली बस इतनी इसी जगह में आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब अपने लिए नोट्स बना रखे हैं कि प्लैनेट्स का डिफरेंशिएशन क्या है ना। अब जैसे इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है ना। अब जो आपकी जोवियन प्लैनेट्स हैं, जोवियन मतलब कि जो गैशियस प्लैनेट्स होते हैं उनमें, और आपकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट, उनमें क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है ना। रॉक्स एंड मेटल्स होते हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है, सन के पास है, लो ग्रेविटी है, साइज इनका स्मॉल होता है, और इनकी ग्रेविटी हाई रहती है, एटमॉस्फेयर इनका थिक रहता है, बिग साइज रहता है इनका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अब हम प्लैनेट पढ़ रहे हैं तो ड्वार्फ प्लैनेट भी पता होने चाहिए, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं। अब ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलेंगे, वो आप कैसे पता लगाएंगे, ये चार चीज़ें अगर आपको पता है, अगर कोई भी प्लैनेट इन चार चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ड्वार्फ प्लैनेट प्लैनेट कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि कौन से प्लैनेट जो हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हाइड्रोस्फीयर का कैसे हुआ, लाइफ का कैसे हुआ, वो भी काफ़ी डिटेल में दे रखा है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2025 में ही एक इंटरनेशनल डेट लाइन से क्वेश्चन पूछा था।
तो वो मैंने इसी जो इतना जो डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है इसी से सॉल्व किया था, है ना। कैसे मूवमेंट होता है, जो आपका लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है किस तरीके से मूव करते हैं, टाइम का मूवमेंट कैसे होता है, इसी ज्योग्राफी के जो आपके नोट्स हैं इसी से मैंने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका आता है कि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ के इंटीरियर के लिए डायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, है ना। अर्थ का डिवीजन कैसा है, इंटीरियर का क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, कोर जो है सॉलिड कौन सी कोर है, लिक्विड कौन सी कोर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इसी साल पूछा हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, तो उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। अब यहाँ पे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स और जो आपका प्लेसर डिपॉजिट्स है, गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी अपना क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं जिससे आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व हो पाए, है ना। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझनी है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने नोट्स बनाने हैं, और जिसको आपको रिवाइज करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कम से कम आपको 3 से 4 रिवीजन करने हैं ज्योग्राफी के, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं नोट से सही हो जाएंगे, और आपको जो आपकी एनसीईआरटी है वहाँ से आप कॉन्सेप्चुअली एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे नोट्स बना रखे हैं मैंने, इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं और बाकी कुछ और भी देख लेते हैं एक बार। 1 सेकेंड, एटमॉस्फेयर का देख लेते हैं एक बार। एटमॉस्फेयर या फिर क्लाइमेट के नोट्स कहाँ हैं। 1 सेकेंड, अच्छा हाँ ये, तो इस तरीके से मैंने एटमॉस्फेयर के नोट बना रखे हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है उसका कहाँ से लेकर कहाँ तक है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक है, मीसोस्फेयर कहाँ तक है ना। तो और थर्मोस्फेयर कहाँ है। अब इसमें जो एक्सेप्शंस है वो भी लिख रखे हैं मैंने, है ना। अब जैसे जनरली क्या होता है, जब हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर कुछ कुछ जगह एक्सेप्शंस होते हैं, अब उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना, उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो वो क्या रीज़न है उसका, जब हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर ही क्यों बढ़ रहा है, उसका रीज़न होता है। अब जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में एक रीज़न है ओजोन, यहाँ पे ओजोन लेयर का प्रेजेंट होना एक रीज़न है। अब यहाँ पे आयोन्स का प्रेजेंट होना एक रीज़न है। ठीक है, तो ये रीजंस भी आपको पता होने चाहिए। अब आपकी जो परमानेंट गैसेज हैं, जो एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैसेज हैं, उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैक्सिमम गैसेज हैं वो कौन सी हैं, है ना, और फिर मिनिमम गैसेज हैं वो कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है इनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने इसका एक निमोनिक भी बना रखा था, नो आर्ग्यू टू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन। तो इस तरीके से इसका आप निमोनिक भी बना सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, फिर आपको कंपोजिशन देखना है ना। कंपोजिशन क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है डस्ट पार्टिकल का एक क्वेश्चन सिंपली पूछा हुआ था, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होता है डस्ट पार्टिकल्स का, वो मैंने लिख रखा है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन था। इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर का भी एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोल्स पे ज़्यादा होगी कि इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो है इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो ज़्यादा होती है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, -80 में टेम्परेचर यहाँ है, -40 में टेम्परेचर पोल्स पे है, जबकि होना इसका अपोजिट चाहिए। अगर हम जनरली सोचें, अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे हम विदाउट कॉन्सेप्ट को लगा के, तो हमें पता है कि पोल्स पे टेम्परेचर कम रहता है। जनरली पोल्स जो है वो आपके आइस से भरे हुए होते हैं, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो हम कॉमनली सोचेंगे कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है ज़्यादा कम होना चाहिए, पर होता उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी कम है, -80 डिग्री यहाँ है इक्वेटर में और -40 डिग्री आपका पोल्स पे है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारा, अब जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कोरियोलिस फोर्स, उससे क्वेश्चन आया था कि कोरियोलिस फोर्स का जो है क्या सीन है, कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन है। इसी तरीके से मैंने भी अपने नोट्स बना रखे हैं एनसीईआरटी के, तो इसमें कोरियोलिस फोर्स भी मैंने डिस्कस की है, सारा सब कुछ इसमें डिस्कशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपने डिटेल में नोट्स बनाने हैं, है ना। उसमें आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए नोट्स बनाने में, है ना। ज्योग्राफी में सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे उसको, फिर आपके उसके नोट्स बनने चाहिए, फिर आपके क्वेश्चन उसमें इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से आपके नोट्स बनने हैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से पढ़ के।
सो यही हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर था। ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी वीडियो में यही मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था कि सोर्सेज क्या होंगे, आपके सोर्सेज एनसीईआरटीज होंगी, उनको कैसे अप्रोच करना है 11th और 12th की एनसीईआरटीज को, और ओरिएंट ब्लैक स्वन का जो आपका मैप है उसको कैसे अप्रोच करना है, पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या रहता है, ट्रैप्स क्या रहते हैं यूपीएससी के जनरली, नोट मेकिंग कैसे करनी है, रिविजन्स कैसे करने हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को कैसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना है। अगर आपका कोई भी डाउट है ज्योग्राफी में, कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी हमारे जो भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे, उसके बाद आपके पास 3 लेक्चर्स है, 1, 2 एंड 3, है ना। 2-3 आपके लिए हमने लेक्चर्स प्लान किए हुए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के, आपके वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के और इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के हमने लेक्चर्स इसमें प्लान किए हुए हैं। बाकी इंडिया का जो मैप होगा वो हम सेपरेटली कवर करेंगे। जब ये आपकी लक्ष्य सीरीज जो है मार्च के आसपास हम एक लेक्चर प्लान करेंगे जिसमें हम इंडिया का मैप डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी इंडिया की प्लेसेस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, जो भी माउंटेन रेंजेस होंगे या फिर रिवर्स होंगी या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको लगेंगी वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा उस वीडियो में तो आप उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सबका जो है प्रॉफिट होना चाहिए इस लेक्चर से। अगर आपको लगता है कि कुछ हमें चेंज करना है अपने लक्ष्य 120 में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ से आप, अगर आपको कोई भी पर्सनल टेक्स्ट करना है, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।